Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. As you know that we are doing chapter number 6 and yesterday we had done the topic packaging of DNA helix and we started search for genetic material. In that series we had done Griffith experiment हमने कर लिया था. आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे that is Hershey-Chase experiment. तुम्हें पता है कि हमने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट किया था और ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. हालांकि उसने बताया नहीं था, उसने क्वेश्चन छोड़ दिया था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो कौन है. तो एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करके ये बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज द डीएनए. बट मैनी ऑफ द साइंटिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड बाय दो साइंटिस्ट. तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर भी सर्च चलती रही. तो हर्शे एंड चेज दो साइंटिस्ट आए थे, सेम नहीं है, हर्शे अलग हैं, चेज अलग हैं. और वन फीमेल वॉज देयर इन आउट ऑफ दिस टू एंड यू नो कि फीमेल की बात को माना गया. जब फीमेल ने बोल दिया कि द एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसमें बोला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड देन ऑल वर हैप्पी, ऑल वर कन्विंस्ड कि हाँ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. सो लेट्स सी हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट क्या था. हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो फोकस किया था वो बैक्टीरियोफाज पे किया था. यू नो बैक्टीरियोफाज इज द वायरस विच कोज डिजीज इन बैक्टीरिया. अब जो बैक्टीरिया वो सब में डिजीज करते हैं, है ना. अब उनको भी तो कोई डिजीज करने वाला चाहिए, उनका भी तो कोई दुश्मन चाहिए एंड वो कौन है, बैक्टीरियोफाज है. ठीक है. अच्छा, ये बैक्टीरियोफाज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये है इसका डीएनए एंड ये है कैप्सिड. कैप्सिड इज द एनवेलप अराउंड डीएनए दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये कैप्सिड किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है. बड़ा ही स्टाइलिश वायरस है ये. अच्छा, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई. ये ई कोलाई बहुत ही दुखी है. इसके साथ क्या होने वाला है, ये बैक्टीरियोफेज इस पर अटैक करने वाला है, इसको इन्फेक्शन करने वाला है. ये बहुत परेशान है. तो ये क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है यहाँ पर आता है और यहाँ पे आके इस पर अटैक करता है. ठीक है. अच्छा, इसका डीएनए रेड कलर में है तो हमें रेड में ही रखना है टू डिफ्रेंशिएट द थिंग्स. ये बैक्टीरियोफाज आके ई कोलाई पर अटैक करता है. ई कोलाई बहुत ही प्यारा सा बैक्टीरिया होता है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, बट ये रहने नहीं देता है ना. बैक्टीरियोफाज इसके ऊपर अटैक करता है और अपना डीएनए इसके अंदर रिलीज कर देता है. ये सब चीज़ें ना पहले नहीं पता थी, आजकल हमें पता है. तो ये हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बाद ही सब चीज़ों का पता चला था ज़्यादा. तो किस चीज़ का पता चला था कि वो डीएनए जो है इसमें रिलीज करता है. ठीक है. अब जैसे इसका डीएनए इसमें आता है, हमें पता है कि वायरस जो होते हैं लिविंग नॉन लिविंग की स्टेज पर होते हैं. जब किसी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग हो जाते हैं. अब ये ई कोलाई की बॉडी में एंटर कर गया है. ई कोलाई की मशीनरी यूज़ करके ये अपना प्रोटीन कोट बना लेगा और फाइनली वायरस के पार्टिकल ये बना लेगा. होस्ट की मशीनरी यूज़ करके अपना वायरस तैयार कर लेगा, वायरस पार्टिकल रेडी कर लेगा. आफ्टर फॉर्मेशन दीज वायरस पार्टिकल्स कम आउट. ये सभी वायरस अब बाहर आ जाएंगे और फिर से ये एकदम स्टाइलिश वायरस बन जाएगा और ऐसे ऐसे बहुत सारे वायरस पार्टिकल बाहर आ जाते हैं. ठीक है. तो अब देखना ये था कि जो ये प्रिंसिपल एंटर कर रहा है, जो ये प्रिंसिपल ई कोलाई में जा रहा है, क्या वो प्रोटीन जा रहा था, इसकी कैप्सिड लेयर जा रही थी, कि वो डीएनए जा रहा था. ये एक्सपेरिमेंट किया था हर्शे एंड चेज ने. क्या किया था उन्होंने, चेज ने दो मीडियम लिए, दो कल्चर मीडियम रेडी किए चेज ने एंड इन कल्चर मीडियम में सॉल्यूशन डाला गया. ठीक है. कौन सा सॉल्यूशन डाला गया, इस कल्चर मीडियम में तो डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. इस कल्चर मीडियम में डाला रेडियो एक्टिव सल्फर. What Chase has done, Chase took two solution, one was radioactive phosphorus, second was radioactive sulfur. और इस सॉल्यूशन, ये इस तरह से सॉल्यूशन है इसके अंदर. ठीक है. इस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने वायरस पार्टिकल डाल दिए, इस तरह से वायरस पार्टिकल डाल दिए, बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स डाल दिए हैं इस लाइक दिस. ठीक है. यहाँ पे भी डाल दिए हैं इस कल्चर मीडियम में. अच्छा, ये इनका डीएनए था लाइक दिस. सो व्हाट हैपन्स,
Some virus particle were put in the radioactive phosphorus, some virus particle put into the radioactive sulfur. After some time, जब इन वायरस पार्टिकल्स ने अपनी जनरेशन इंक्रीज कर ली, वायरस पार्टिकल्स और बन गए, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो था रेडियो एक्टिव डीएनए बना, रेडियो एक्टिव डीएनए, यहाँ पर जो डीएनए था वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो गया, यहाँ पर प्रोटीन रेडियो एक्टिव बन गया, इस तरह से प्रोटीन रेडियो एक्टिव बन गया और वहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव। ऐसा क्यों हुआ? रिमेंबर वन थिंग, हमने डीएनए की बात किया, डीएनए स्ट्रक्चर की बात किया, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली डीएनए किसको एक्सेप्ट करेगा, फॉस्फोरस को, सल्फर को नहीं करेगा, बिकॉज सल्फर वहाँ पे नहीं है। प्रोटीन जो है उसके स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड है जिनकी स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन भी क्या करेगा, फॉस्फोरस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सल्फर को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव बन गया और यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव बन गया। आफ्टर दैट व्हाट चेंज हैज डन, अब उन्होंने इन वायरस पार्टिकल से ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया। ये हमारा ई कोलाई है एंड हेयर ऑल्सो ई कोलाई इज देयर, ठीक है। अब ई कोलाई पे इन्फेक्शन होने वाला है, और कौन से वायरस का, बैक्टीरियोफाज का, और ये कौन सा बैक्टीरियोफाज है जिसका डीएनए कैसा है, रेडियो एक्टिव है, डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिव। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो ये वायरस है ये इन्फेक्ट करेगा, और कौन सा वायरस इन्फेक्ट करेगा, जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, ठीक है, समझ आ गया। नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पर वायरस पार्टिकल्स बनते हैं, वायरस के पार्टिकल्स बनेंगे, इस तरह से बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनेंगे, इसकी जनरेशन बनेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब डीएनए कैसा आता है, यहाँ पर डीएनए आता है रेडियो एक्टिव, और यहाँ पर जो वायरस के पार्टिकल्स बनते हैं, इस ई कोलाई में जो वायरस के पार्टिकल बनेंगे उनका डीएनए तो वैसा ही रहता है जैसा था, ठीक है। यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं होती है। यहाँ पर लिखोगे तुम, यहाँ पर क्या डिटेक्शन होता है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, एंड हियर नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होती है। नाउ व्हाट दे डू, अब वो इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, मिक्सी में, यानी मिक्सी का कहने का मतलब ये है जो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन सॉल्यूशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसको डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में यहाँ पर लिक्विड होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन जब हो रही होगी और यहाँ पर लिक्विड होगा, तो व्हाट हैपन, जो ई कोलाई थे वो तो नीचे रह जाते हैं, ई कोलाई रिमेन एट बॉटम, और वायरस के जो पार्टिकल थे वो ऊपर रह जाते हैं, वायरस पार्टिकल फ्लोट एंड ई कोलाई सेल्स आर बॉटम डाउन। नाउ व्हाट हैपन्स, इस सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब मिक्सी होते है बहुत तेज स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसके बाद क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड कहाँ पे डिटेक्ट होती है, इन ई कोलाई, नॉट इन सुपरनेटेंट, नॉट इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट किसको बोला है, इस लिक्विड को बोला है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, यहाँ पर सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होती है, नॉट इन ई कोलाई, ई कोलाई में नहीं होती है। नाउ सी, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बताया मैंने, देखो सबसे पहले चेज ने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिए, इन दीज टू सॉल्यूशन, एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, गॉट इट। फिर यहाँ पर वायरस पार्टिकल को इस कल्चर में ग्रो कराना शुरू कर दिया। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले कल्चर में जो वायरस पार्टिकल ग्रो किए उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, और रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में जो वायरस ग्रो करना शुरू हुए बने उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन गया। बिकॉज यहाँ पर फॉस्फोरस है तो डीएनए फॉस्फोरस को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर सल्फर है तो प्रोटीन ने सल्फर को एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया है बाय बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है जीव ई कोलाई को, तो वायरस पार्टिकल उसमें बनने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया
कि जिस रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरस पार्टिकल से उन्होंने इन्फेक्ट कराया था वहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए वाले पार्टिकल बने, लेकिन दूसरे वाले केस में जहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वहाँ पर कोई भी वायरस रेडियो एक्टिव नहीं था। इट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि पक्का डीएनए एंटर किया है, ई कोलाई में प्रोटीन ने एंटर नहीं किया। अगर प्रोटीन ने भी एंटर किया होता तो ये वाले में भी तो रेडियो एक्टिविटी आती, बट रेडियो एक्टिविटी तो इस वाले में आई है। फिर इनको सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है वहाँ पर इसको बहुत रोटेट किया बहुत हाई स्पीड से, तो जो ई कोलाई सेल थे दे सेटल एट बॉटम एंड वायरस पार्टिकल कम एट द टॉप। अब ई कोलाई के अंदर जो डीएनए था ना रेडियो एक्टिव था, तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होती है ई कोलाई में, और जो सुपर नेटेंट है ऊपर वाला सॉल्यूशन जो है लिक्विड जो है उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होती है। जबकि इस वाले केस में अपोजिट है, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कहाँ डिटेक्ट होगी, कैप्सिड जो ऊपर लेयर है प्रोटीन है, नीचे वाले में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, हार्शेचेज ने एक चीज़ बताई कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, की जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात की जा रही थी वो डीएनए ही था, और यहाँ पर भी डीएनए ही है जो वायरस से और बैक्टीरिया में एंटर करता है और नेक्स्ट जनरेशन के वायरस पार्टिकल का भी जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बस यही था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे हम, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कि हम बार बार जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जो किसी को फुलफिल करनी पड़ती हैं जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए, कि डीएनए में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन में ऐसी कौन सी नहीं है कि वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो क्या हुआ था कि पहले जब इस बात पे बहस छिड़ी हुई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है हार्शे एंड चेज के बाद, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद, कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, अब डीएनए और आरएनए में झगड़ा हो गया है कि कौन जेनेटिक मटेरियल होगा। अब मैक्सिमम ऑफ द केसेस में तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट सम वायरसेस आर देयर हुज जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, जिसका जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी इसको बोला जाता है, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। बट मैक्सिमम ऑफ केसेस में कौन है, डीएनए। नाउ व्हाट वी विल राइट, properties of genetic material, properties of genetic material, कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल कब बनता है, उसको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ ये जेनेटिक मटेरियल है। फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी एबल to generate its replica, it should be able to generate its replica, replica means copy, ठीक है। what do you mean by this line, कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी रेप्लिका बना ले, अपनी कॉपी बना ले। दोनों ही डीएनए एंड आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए हैव दिस प्रॉपर्टी, इनके पास, दोनों के पास ये प्रॉपर्टी है कि दोनों अपनी रेप्लिका जनरेट कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन अराइज, फिर डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों, वही क्यों है सबसे ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल। सेकंड, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, स्ट्रक्चर की स्पेलिंग, स्ट्रक्चरली स्टेबल, कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी एज बढ़ती जा रही है तो डीएनए भी चेंज होता जा रहा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से डीएनए चेंज होता जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, या फिर हमारा लाइफ का कोई फेज आता है, पहले हमारा जो है नॉन रिप्रोडक्टिव फेज है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है, तो फेज के अकॉर्डिंग जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल रहना चाहिए। जैसा कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था, उनमें उन्होंने क्या किया था कि एस जो स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड किया था, हीट किल्ड होने के बाद भी वो जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए
केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, कि उसमें एज की वजह से, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से या लाइफ के किसी भी फेज की वजह से उसमें कोई चेंज ना आए। तो डीएनए ऐसा है, स्टेबल है, वो स्ट्रक्चरली वो स्टेबल है, केमिकली भी स्टेबल है। बट आरएनए में क्या होता है कि एडिशनल 2-OH ग्रुप है। मीन्स हमने राइबोज शुगर जब की थी तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, OH H H OH H OH CH2OH H। तो यहाँ पर एडिशनल, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 3, इस तरह से एडिशनल OH ग्रुप है 2-OH, सेकेंड कार्बन पे एडिशनल OH ग्रुप है। जबकि जो डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोज शुगर थी वहाँ पर यहाँ पर कोई एडिशनल OH ग्रुप नहीं है। समझो इस बात को कि जब आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है तो सेम डीएनए की तरह ही न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, बस डिफरेंस किस चीज़ का होता है, शुगर का होता है। यहाँ पर राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो जो ये OH ग्रुप है ये हर एक न्यूक्लियोटाइड में फ्री होता है। क्या होता है, ये फ्री होता है। अब फ्री होगा तो ये रिएक्टिव भी होगा, और जो रिएक्ट कर जाता है वो फिर स्टेबल नहीं रहता है, और ये आरएनए क्या बन जाता है, अनस्टेबल बन जाता है, इजीली डिग्रेडेबल बन जाता है, इजीली डिग्रेडेबल। जब फ्री इसके पास OH है तो फास्टली रिएक्ट कर जाएगा किसी के साथ, कोई भी इसको डिग्रेड कर पाएगा। बट इन केस ऑफ डीएनए क्या होता है, नो फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट, सो इट विल बी स्टेबल केमिकली, स्ट्रक्चरली एंड नॉट इजीली डिग्रेडेबल। तो यहाँ पर डीएनए को बेस्ट जेनेटिक मटेरियल माना गया बजाय किसके, आरएनए के, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। बट वन मोर थिंग इज देयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाइमीन in place of uracil, in place of uracil, thymine in place of uracil in DNA। DNA के अंदर यूरासिल नहीं होता है जबकि थाइमीन होता है, और आरएनए में यूरासिल होता है। तो ये भी माना गया है कि जब थाइमीन की वजह से भी डीएनए स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है बजाय किसके, आरएनए के। तो ये दो पॉइंट है जिसकी वजह से डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। क्लियर। तो सेकंड ये कंडीशन फुलफिल करनी है जेनेटिक मटेरियल की कि उसके पास ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक मटेरियल की क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, इट शुड बी एबल टू अलाउ स्लो चेंजेस, दैट इज म्यूटेशन, दैट इज म्यूटेशन, कि इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आने चाहिए। जेनेटिक मटेरियल वो बेटर माना जाता है जो अपने आप को थोड़ा बहुत म्यूटेट कर सकता है, जिसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो आरएनए में भी होता है ऐसा, डीएनए में, दोनों ही म्यूटेट कर सकते हैं। बट आरएनए कैन म्यूटेट एट फास्टर रेट देन डीएनए। डीएनए की बजाय आरएनए में जल्दी म्यूटेशन आती है, स्पीड से वो म्यूटेट कर सकता है बजाय किसके, डीएनए के। ऐसा क्यों? थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो 2-OH फ्री ग्रुप है आरएनए के अंदर, जो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है फास्टली वो म्यूटेट कर सकता है, बट डीएनए में वो ग्रुप नहीं है तो डीएनए इतनी इजीली म्यूटेट नहीं करेगा। तो वो अनस्टेबल भी है आरएनए, इसलिए जो अनस्टेबल होगा उसमें जल्दी से चेंजेस आएंगे, जल्दी से म्यूटेशन आएंगी। इसीलिए तो जो वायरस, कोई भी डिजीज हमें होती है तो वायरस से होने वाली, तो वायरस अपने आप को बहुत फास्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि उन वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए जीनोम होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो वायरस जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को फास्टली म्यूटेट करते हैं, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, एज कंपेयर टू दोज वायरसेस विच हैव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ओके, तो अब ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा ना उसको ये कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हो, किसकी फॉर्म में, मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में। नाउ वन इज डीएनए, सेकंड वन इज आरएनए।
आरएनए प्रोटीन बनाने के ज़्यादा नज़दीक है, आरएनए प्रोटीन जल्दी बनाता है और डीएनए इतनी जल्दी प्रोटीन नहीं बनाता है। उसको आरएनए के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि आरएनए उसकी हेल्प करे और वो प्रोटीन बनाए, ठीक है। दूसरी बात, आरएनए के पास सारी मशीनरी है, उसके आसपास घूम रही होती है सारी मशीनरी, जिसकी हेल्प से वो फटाफट से प्रोटीन बना सकता है, जबकि डीएनए ऐसा नहीं कर सकता है। इट मीन्स वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है आरएनए इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, बट डीएनए अपने आप को इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। उसको हर हाल में किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? आरएनए के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है, फिर एक फाइनल ये डिसीजन लिया गया कि जो डीएनए है इट इज बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जो डीएनए है ना वो आरएनए से ज़्यादा अच्छा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। बट आरएनए को भी थोड़ी बहुत ड्यूटी दे दी, उसको भी खुश कर दिया। क्या आरएनए भी बेटर है? ऐसा नहीं है कि डीएनए ही बेटर है, लेकिन किस चीज़ में? इट इज़ बेटर इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। डीएनए जितना अच्छा स्टोर करने में है ना इंफॉर्मेशन को, आरएनए उतना ही अच्छा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में। जैसा कि मैंने बताया ना, वायरस के पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो तो बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन सेंड होती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट प्रोजेनी फास्टली बनती है। बहुत सारे वायरस जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं और हमारे बॉडी में डिजीज बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो डीएनए बेटर है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और आरएनए बेटर है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो दोनों को ही जेनेटिक मटेरियल मान लिया, बट मैक्सिमम ऑफ द केसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए डीएनए को ही हम क्या मानते हैं? जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, हु इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आउट ऑफ दीज टू? विच ऑफ दीज टू, डीएनए एंड आरएनए, इनमें फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? बहुत सारे सोचते होंगे कि डीएनए ही रहा होगा, यही फेमस है, बार बार इसी को बोला जा रहा है, बट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। पर फिर ये इतना फेमस क्यों और ये क्यों नहीं? क्योंकि हमने बताया कि क्या है कि आरएनए जो है इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, स्ट्रक्चरली और केमिकली ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और पहले ये डेवलप हुआ था, पहले इसको जेनेटिक मटेरियल माना गया था, क्योंकि हमारी बॉडी की जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट या वाइटल एक्टिविटीज़ है, जैसे ट्रांसलेशन है, स्प्लिसिंग है, और भी कई ऐसी एक्टिविटी, आरएनए का बनना है, राइबोसोम्स से रिलेटेड या कोई भी मैसेज सेंड करने से रिलेटेड, कैटालिस्ट से रिलेटेड, ये सारी की सारी एक्टिविटी कौन देखता है? आरएनए देखता है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल यही माना जाता है। फिर डीएनए तो इससे मॉडिफाई होकर बना है, डीएनए तो आरएनए से मॉडिफाई होकर बना है। सो आई होप दिस प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर क्लियर। यहाँ से बहुत इजी सा 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी थी? एक तो वो अपनी रेप्लिका जनरेट करता हो, कॉपी जनरेट करता हो, दोनों ही आरएनए और डीएनए अपनी कॉपी जनरेट करते हैं। दूसरा ये कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो अगर हम आरएनए और डीएनए को कंपेयर करें तो ज़्यादा स्टेबल डीएनए माना गया, क्योंकि ना तो वहाँ पर फ्री 2 कार्बन पे OH ग्रुप है और ना ही वहाँ पर यूरासिल है, वहाँ पर एडिशनल थाइमीन ग्रुप है, जिसकी वजह से डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है। थर्ड हमने बात की कि शुड बी एबल टू अलाउ स्लो चेंजेस, कि इतना भी स्टेबल नहीं होना चाहिए कि अपने अंदर चेंजेस ही ना आने दे। चेंजेस दोनों आने देते हैं, बट आरएनए में ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो इजीली वो डिग्रेड भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, अपने आप को एक्सप्रेस करता हो वो, और वो कौन बेटर एक्सप्रेस करता है? आरएनए एक्सप्रेस करता है। तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए इज बेटर, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आरएनए इज बेटर। I hope today's topic is very clear to you. I think there will be no doubt in regarding this topic, but if you have any doubt, then leave it in comment section. I'll try to solve them. So tomorrow we are going to discuss the topic replication. आज ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने रेप्लिकेशन नहीं किया है. In next video we will do. Thank you everybody.